हेलो दोस्तों, सोनी एजुकेशन में मैं नारायण मिश्री आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने जो पढ़ा था वो हमने जो है अभी तक हमारी जो जितने भी क्लास हुई है उस क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वहाँ तक हमने बात की। जो लास्ट टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता के का पतन। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में जो हमारा एग्जाम की दृष्टि से जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये जो वर्ड है, ठीक है, और ये जो शब्द है, ठीक है, यानी कि हमारे लिए नया नहीं है। हमने जो है स्कूल से, ठीक है, स्कूल से लेकर अब तक हमने ये शब्द सुनते हुए आ रहे हैं, ये हम घरों में सुनते हैं, आसपास के वातावरण में सुनते हैं। तो ये जो वैदिक शब्द है ये हमारे लिए नया नहीं है। ठीक है, वैदिक सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में भारत में जिस सभ्यता का विकास होता है उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वैदिक सभ्यता के मूल में जाते हैं तो आर्यों को इस सभ्यता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के मूल में जब हम जाते हैं तो आर्यों को इस सभ्यता का क्या माना जाता है? इस सभ्यता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो आर्यों को इस सभ्यता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आर्य जो थे वो नॉर्डिक जनजाति के माने जाते हैं। ठीक है, आर्य किस जनजाति के माने जाते हैं, किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो आर्य नॉर्डिक प्रजाति के माने जाते हैं। नॉर्डिक यानी कि फिनलैंड, स्वीडन और उत्तर में, यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर के जो लोग थे, जैसे आज का फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ से ऐसा माना जाता है कि ये प्रजाति वहाँ रहती थी और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और सिंधु सभ्यता का पतन का एक कारण कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं? आर्यों का आक्रमण मानते हैं। जो हमने पीछे वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि आर्यों का आक्रमण जो विद्वान मानते हैं वो पिगट मानते हैं, मेके मानते हैं, ठीक है, गार्डन चाइल्ड मानते हैं, व्हीलर मानते हैं। ये कहते हैं कि भारत में जो सिंधु सभ्यता का पतन होता है इन्हीं लोगों के आक्रमण के द्वारा होता है। इसके संदर्भ में, पतन के संदर्भ में हमने और भी बात पढ़ी, पर हमने आर्यों का आक्रमण इसलिए पढ़ रहे हैं कि यही आर्य जो है वो क्या है? सिंधु सभ्यता के वैदिक सभ्यता के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे वेद की बात है तो वैदिक से हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में हम 4 वेदों को पढ़ते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वेद का मतलब क्या होता है? ठीक है, और वैदिक साहित्य के स्रोत क्या है? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेद का अर्थ क्या है, वैदिक साहित्यों के स्रोत क्या है, कौन कौन से स्रोत है जिसके माध्यम से हम वैदिक साहित्य के बारे में जान सकते हैं। और जो है हम आज पढ़ेंगे आर्य कौन थे, आर्यों का मूल निवास कौन था, मूल निवास आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, इसको लेकर भी इतिहासकारों के मन में अलग अलग मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य जो है भारत से आए थे, भारत के ही लोग थे। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य भारत से नहीं आते हैं, आर्य बाहर से आते हैं और बाहरी लोग होते हैं, ये विदेशी होते हैं, ये भारत पर आक्रमण करते हैं। तो इन सारी विषय पर, इन सारी जो है मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम उपयोगी है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद जो है विद धातु से बना हुआ है। वेद जो है विद धातु से, ठीक है, धातु से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, विद धातु ज्ञान। तो इस ज्ञान में हम कह सकते हैं, इस ज्ञान में स्तुतियां, गायन के मंत्र, यज्ञ संबंधी मंत्र, ठीक है,
स्तुतियां हैं, देवताओं की स्तुतियां, गायन के मंत्र हैं, ठीक है, यज्ञ मंत्र हैं, और तंत्र मंत्र, तंत्र के मंत्र हैं। इन सब का संकलन जो है, यानी कि इन सब का संकलन वेदों में मिलता है, ठीक है। तो वेदों में क्या मिलता है? वेदों का मतलब होता है, वेद जो है विद धातु से बने हुए हैं, जिसका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। और इसमें इनमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? तो वेदों में हमें जो है गायन के मंत्र मिलते हैं, देवताओं की स्तुतियों के मंत्र मिलते हैं, यज्ञ संबंधी जो है मंत्रों का हमें जो है यज्ञ संबंधी मंत्र मिलते हैं, और तंत्र मंत्र, जादू टोना संबंधी मंत्र मिलते हैं। और इनका ही संकलन जो है वेद व्यास जी ने किया था। तो इनका संकलन किसने किया था? इनका संकलन किया था वेद व्यास जी ने। संकलन करता इसके थे वेद व्यास जी, ठीक है दोस्तों। वेद व्यास जी का नाम है कृष्ण देव पायन। तो वेद व्यास जी का नाम था कृष्ण देव पायन, क्योंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया, ठीक है, इन स्तुतियों का संकलन किया। तो इसलिए ये क्या कहलाए? यानी ये कहलाए वेद व्यास। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आर्य जो थे उनको हम कह सकते हैं लिपि का ज्ञान नहीं था। तो आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, तो ये अपने ज्ञान जो थे वो जो है एक दूसरे को जो है सुनाकर, ठीक है, तो ये अपना ज्ञान जो है सुनाकर दूसरी पीढ़ी में जो है अपने ज्ञान को प्रसारित करते थे। तो अपने ज्ञान का जो हम कह सकते हैं प्रसार, वो सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते थे। इसलिए जो है वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य कहा जाता है। तो वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य कहा जाता है, क्योंकि ये जो था ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बोलकर जो है प्रसारित किया गया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति साहित्य कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया क्यों कहा जाता है श्रुति साहित्य। अब वेदों के लिए ऐसा बोला जाता है कि वेद जो है जो अपौरुष्य है, यानी किसी पुरुष जैसे हमारे जैसे किसी पुरुष के द्वारा जो है वेद नहीं जो है वेद का ज्ञान नहीं दिया गया, किसी महान जो है व्यक्ति के द्वारा या महान जो है ईश्वरीय ताकत के द्वारा, ठीक है, ये ज्ञान जो है किसी जो है ऋषियों को दिया गया था। उन्हीं ऋषियों ने ये ज्ञान सुना और सुनकर जो है ये ज्ञान आगे की पीढ़ी को दिया, फिर उनके शिष्यों ने जो है आगे की पीढ़ी को दिया। इस तरह से ये ज्ञान चलता रहा पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, गुरु शिष्य की प्रणाली पर ये ज्ञान चलता रहा। इसलिए ये सुनकर ज्ञान को प्रसारित किया जाता था अगली जनरेशन में, नेक्स्ट पीढ़ी में, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? श्रुति साहित्य कहा गया, और वेदों को अपौरुष्य कहा गया, ठीक है, अपौरुष्य, ठीक है, वेदों को अपौरुष्य कहा गया। वेदों को जो है हम कह सकते हैं वेद ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि जब संसार में कुछ भी नहीं था तब भी वेद था, और संसार में जो है कुछ नहीं रहेगा, प्रलय का दिन आ जाएगा, डूम्स डे जिसको इंग्लिश में कहते हैं डूम्स डे आ जाएगा, उस समय तक भी जो है वेदों का ज्ञान रहेगा। तो वेदों का ज्ञान क्या है? निरंतर है, नित्य है, शाश्वत है, ठीक है। तो वेद क्या है? नित्य है, शाश्वत है, ठीक है। तो वेदों को 3 नाम से जाना जाता है। श्रुति साहित्य के नाम से अपौरुष्य माना जाता है वेदों को, और वेदों को नित्य माना जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हमने वेद की बात की, संकलनकर्ता की बात की, श्रुति साहित्य की बात की, अपौरुष्य की बात की और नित्य की बात की, और जो है वैदिक जो संस्कृति है, ठीक है, वैदिक संस्कृति अगर आप देखा जाए तो वैदिक संस्कृति बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं सिंधु घाटी संस्कृति के विपरीत थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ये बड़ा अंतर है।
जैसे हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है, पर वैदिक जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। इन्होंने संस्कृत भाषा में अपना ज्ञान को प्रसार किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति में एक बड़ा अंतर देखें तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता तो ये शहरी थी, शहरी सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता, ठीक है दोस्तों। तो ये शहरी सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पितृसत्तात्मक समाज था, सॉरी ये मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक, ये था पितृसत्तात्मक, ठीक है। तो ये मात्र सत्तात्मक समाज था, ये पितृसत्तात्मक समाज था। और अगर ये देखा जाए तो आर्यों की जो मेन भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, ठीक है। तो संस्कृत भाषा, ठीक है। और इसकी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा या इनकी लिपि के बारे में हमको कुछ पता नहीं है अब तक, ठीक है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये यानी कि ब्रुस्तन फेदम जो है, हमने कहा कि इसकी लिपि वो थी, पर कौन सी भाषा थी ये अपने को मालूम नहीं है अब तक, क्योंकि ये पढ़ी नहीं गई है इसकी लिपि। तो इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा मूल अंतर आपको बताया ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेम रहे कि हम जो है वैदिक सभ्यता, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए वैदिक सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, तो ग्रामीण थी और ये पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि वैदिक सभ्यता का संस्थापक आर्य थे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? संस्थापक वैदिक सभ्यता के, वैदिक सभ्यता, आज हम सिर्फ अभी हम इसकी सामान्य जानकारी ले रहे हैं। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य, संस्थापक आर्य थे, ठीक है। और जो है आर्य जो है नॉर्डिक प्रजाति के लोग थे, तो इनकी प्रजाति जो थी नॉर्डिक थी, नॉर्डिक प्रजाति, ठीक है। नॉर्डिक प्रजाति में मैं आपको समझा चुका हूं कि नॉर्डिक वो लोग जो उत्तरी लोगों को जो है, यानी जो लोग हम कह सकते हैं कि जो लोग हम स्वीडन से और जो है डेनमार्क से जो लोग आए, यानी कि नॉर्डिक्स लोगों को, यहाँ के निवासियों को नॉर्डिक्स कहा जाता है। जो स्वीडन डेनमार्क के आसपास के क्षेत्र में जो रहते हैं उनको नॉर्डिक्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं कि आर्य कौन थे, ठीक है। ये कौन लोग थे आर्य, ठीक है। तो आर्य जो थे वो बेसिकली आर्य थे, आर्य का मतलब क्या होता है, ये कौन थे, ठीक है। तो आर्य बेसिकली यानी कि प्रारंभिक काल में ये माना जाता था इतिहासकार द्वारा कि आर्य एक जाति विशेष के लोग थे, जाति विशेष के लोगों की तरफ ये इंगित करते थे। फिर धीरे 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 इसमें और से जो है यानी कि इसका अध्ययन हुआ, तो इतिहासकार वर्तमान में इस स्थिति में पहुंचे हैं कि ये जाति विशेष के लोग नहीं थे, ये भाषाई विशेष के लोग थे। तो
तो भाषाई विशेष के लोग थे, यानी कि भाषा को इंगित करने वाले, एक उच्च भाषा को बोलने वाले, उच्च कुलीन नोबल का मतलब होता है आर्य। ठीक है, तो आर्य का मतलब होता है जो उच्च भाषा बोले, ठीक है, कुलीन भाषा बोले, ठीक है, उच्च कुल से हो और उच्च भाषा बोले, तो उन सबको आर्य बोला गया। तो आर्य का मतलब होता है उच्च कुलीन और शिक्षित, उसको आर्य बोला गया। उच्च कुलीन शिक्षित नोबल, उनको आर्य बोला गया। आर्य जो है अरि शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अरि का मतलब होता है विदेशी या अजनबी। ठीक है, विदेशी या अजनबी। तो आर्य जो है अरि शब्द से बना, विदेशी या अजनबी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं नव आगंतुक के सिद्धांत को दर्शाते हैं। ठीक है, तो नव आगंतुक के सिद्धांत को ये दर्शाते हैं आर्य। ठीक है, अब जैसे हमने एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने क्या बात की है कि हमने इस तरह से इनमें एक मोटा डिफरेंस देखा है कि क्या क्या जो है इनमें असमानता थी। तो असमानता हमने देखी शहरी, ग्रामीण, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। फिर हमने बात की कि आर्य कौन थे, तो संस्थापक के रूप में हमने जो है वैदिक सभ्यता के संस्थापक के रूप में आर्यों को माना। प्रजाति ये नॉर्डिक प्रजाति के लोग थे। ठीक है, और आर्य उच्च कुलीन और शिक्षित व्यक्तियों को आर्य, यानी कि आज ये जो है भाषाई शब्द है। तो आर्य क्या है, भाषाई, जाति विशेष से नहीं होकर भाषाई विशेष के लोगों को कहा जाता है। तो भाषाई विशेष को इंगित करता है, ना कि जाति विशेष को इंगित करता है। आरंभिक जो हम कह सकते हैं प्रारंभिक दौर में ये इतिहासकार द्वारा जाति विशेष के लोगों को माना जाता था, बट ये जाति विशेष के नहीं है, परंतु ये भाषाई विशेष के लोगों को आर्य माना गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से कि जब हम बात करते हैं कि आर्य, जैसे मैंने आपको कहा कि आर्यों को लेकर जो है बहुत बड़ी ये हम कह सकते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, किस जगह से आए थे, क्या आर्य भारतीय थे या आर्य जो थे वो बाहर के थे, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य भारत के ही थे, कुछ इतिहासकार मानते आर्य भारत के नहीं थे। तो इनके बारे में क्या मत है, किन किन लोगों के क्या मत हैं, आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आर्यों के मूल निवास स्थान। ठीक है, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर लोगों के क्या मत हैं। तो प्रमुख विद्वान, इधर हम लिखते हैं प्रमुख विद्वान, और इधर लिखेंगे स्थल। ठीक है दोस्तों, प्रमुख विद्वान में पहले हम लेंगे बाल गंगाधर तिलक, तिलक, बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक। ये मानते हैं उत्तरी ध्रुव, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी में ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, तो ये वाला उत्तरी और ये दक्षिण ध्रुव है। तो इनका मानना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से भारत में आए थे। ठीक है, तो इन्होंने इसका स्थान बताया है उत्तरी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव, क्योंकि वेदों में बहुत जगह ऐसा लिखा गया है कि 6 महीनों की रात और 6 महीनों के दिन के बारे में वर्णन किया गया है।
तो इसी के आधार पर इन्होंने माना है कि आर्य जो है संभवत है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये बाल गंगाधर तिलक का मानना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती, हम कह सकते हैं दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का स्थान माना है, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का स्थान माना है, ठीक है। ऐसे ही साहब हम कह सकते हैं पी गाइल्स साहब थे। तो पी गाइल्स, ठीक है, इन्होंने जो है, यानी हम कह सकते हैं इन्होंने हंगरी, यूरोप में एक देश है हंगरी, तो हंगरी यानी यूरोप, इन्होंने ये माना है कि ये हंगरी के लोग थे। यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है, उस महाद्वीप में एक छोटा सा देश हंगरी, हंगरी के लोगों निवास स्थान को इन्होंने जो है निवासियों को बनाया कि ये आर्य थे और इन्होंने भारत पर, ये यहाँ से आए और भारत पर आक्रमण किया, पी गाइल साहब, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेनका, ठीक है। पेनका ने माना है कि ये इतिहासकार थे, इन्होंने जर्मनी के लोगों को माना है, यानी कि इन्होंने कंकाल को देखकर उनकी शारीरिक जो है बनावट को देखकर पेंका साहब ने बोला है कि ये लोग जर्मनी के लोग थे। इसलिए हिटलर क्या कहते थे, हिटलर ये कहता था हम आर्य लोग हैं, ठीक है। हिटलर के अगर आप भाषण सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा हिटलर अपने आप को आर्य बताता था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि पेंका साहब के बाद में जब हम बात करते हैं कि एक और जो है हमारे गंगानाथ जहाँ ने ब्रह्म ऋषि प्रदेश को माना है, ठीक है। गंगानाथ जहाँ ने ब्रह्म ऋषि प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान माना है। ब्रह्म ऋषि प्रदेश यानी कि हम कह सकते हैं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को, गंगा और यमुना के दोहाब के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैक्स मूलर साहब, ठीक है, ठीक है। तो मैक्स मूलर साहब ने यह माना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से, ठीक है। और सर्व प्रचलित मत जो है अधिकतर इतिहासकार इनसे जो है ताल्लुक रखते हैं, इनकी बात से ताल्लुक रखते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो सर्व प्रचलित मत यही है अभी कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, मध्य एशिया। दोस्तों जब मैं मध्य एशिया की बात करता हूँ तो मध्य एशिया में जो है 5 देशों के समूह को मध्य एशिया बोला जाता है। जैसे आज से आप अभी से, या अगर कोई आपसे पूछ रहे मध्य एशिया किस भौगोलिक जो है परिवेश को मध्य एशिया बोला जाता है, तो तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इन 5 देशों को जो है मध्य एशिया बोला जाता है। और एक हम कह सकते हैं जियोलॉजिस्ट थे हम्बनबॉल्ट, ठीक है, इन्होंने इस 5 देशों के क्षेत्र को मध्य एशिया कहा था, ठीक है। तो मैक्स मूलर साहब ये कहते हैं, जर्मनी के ये थे मैक्स मूलर, और इन्होंने ये बोला कि भारत में आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए। और इन्होंने ये बताया कि ईरान का जो हम कह सकते हैं कि ईरान का ग्रंथ जो है अवेस्ता था, जिंद अवेस्ता, ये जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत सारी समानता है। ईरानी जो है हम कह सकते हैं ग्रंथ जिंद अवेस्ता और जो है ऋग्वेद में बहुत सारी समानता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जो है आर्यों को क्या माना, आर्यों को मध्य एशिया से बताया कि ये मध्य एशिया से भारत में आए। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने, ठीक है, डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त सैंधव प्रदेश से बताया कि आर्य जो थे
वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए और विलियम जोन्स ने यूरोप से बताया। ठीक है, विलियम जोन्स ने यूरोप से बताया। और एक डॉक्टर संपूर्णानंद थे, उन्होंने संपूर्णानंद ने बताया है कि जो यूरेशिया जो था, आल्प्स पर्वत के पूर्व के भाग में जो जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र से कौन आते हैं, आर्य आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो है, जो बहुत बार पूछा गया है, वो बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा गया है, दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा गया है, प्रोफेसर मैक्स मूलर के सामने पूछा गया है, और पी गाइल्स के बारे में पूछा गया है। जो इंपॉर्टेंट जो जितनी चीजें थी वो मैंने आज आपको आर्यों के लेकर जिन जिन इतिहासकारों ने, जिन जिन विद्वानों ने जो जो अपने मत दिए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सब के बारे में हमने आज जानकारी ली। अब हम बात करते हैं कि वैदिक साहित्य के स्रोत क्या है। तो वैदिक साहित्य के स्रोत को हम पढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य के स्रोत। ठीक है, वैदिक साहित्य के स्रोत में जब हम पढ़ते हैं तो ऋग्वेदिक स्रोत और उत्तर ऋग्वेदिक स्रोत, तो इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। ऋग्वेदिक स्रोत और उत्तर ऋग्वेदिक स्रोत। उत्तर ऋग्वेदिक स्रोत, ऋग्वेदिक स्रोत में हमारे पास में ये चार चीजें आती हैं। वेद आते हैं, जिसको संहिता भी कहते हैं, संहिता। ठीक है, वेद, वेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में हमारे पास में जो आते हैं वो आते हैं अरण्यक, और उसके बाद में उपनिषद। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में, तो वैदिक साहित्य जो है उसमें चार स्रोत आते हैं, और ये चार जो है चीजें आती, वेद, तो वे इन चारों को बोला जाता है वैदिक साहित्य। इनको क्या बोला जाता है, वैदिक साहित्य। ठीक है, तो ये बोला जाता है वैदिक साहित्य। बाकी जो साहित्य है उसको हम कहते हैं वेदों के बहुत बाद लिखा गया था। ठीक है, यानी कि परवर्ती, इसको हम श्रुति या स्मृति साहित्य भी कह सकते हैं। ठीक है, और वो परवर्ती काल में लिखा गया था, तो कहने का मतलब है बहुत बाद में लिखा गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं, वेदांग को रख सकते हैं दो भागों में, वेदांग और उपवेद। ठीक है, और इसमें पुराण भी आ जाते हैं। तो वेदांग में जो है, वेदांग में यानी कि हम कह सकते हैं 6 वेदांग है हमारे पास में। ठीक है, 6 वेदांग में आप सब जानते हो वेदांग की संख्या कितनी है, संख्या इनकी है 6। इनकी संख्या 6 है। कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वेदांग यानी आप देखो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, और ज्योतिष। ठीक है दोस्तों, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई 6 दोस्तों। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं उपवेद की, तो उपवेद में आयुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद, ठीक है,
गंधर्व वेद और शिल्प वेद, ठीक है, शिल्प वेद। आयुर्वेद का जो हम कह सकते हैं, आयुर्वेद है वो औषधियों से, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, औषधियों से रिलेटेड आयुर्वेद। धनुर्वेद है जो योद्धा से रिलेटेड। गंधर्व वेद गायन से रिलेटेड। और शिल्प वेद हम कह सकते हैं कि शिल्प वेद हमारे अभितांत्रिक या अभियांत्रिक और जो है हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड वेद है। तो अभियांत्रिक या इंजीनियरिंग से रिलेटेड वेद हम इसको मूर्ति वेद भी कहते हैं। कैसे शिल्प बनाया जाएगा, शिल्पकारी, तो इसको मूर्ति कला से हम जोड़ सकते हैं, मूर्ति, ठीक है। तो आपने देखा कि इनको हम वेदांग और उपवेद जो है वैदिक साहित्य में नहीं आते हैं। तो दोस्तों वैदिक साहित्य में क्या चीज आती है? वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक। यानी कि वेदों में मैंने आपको बताया था कि वेदों में किन किन चीजों का संकलन होता है। तो वेद ऐसे 4 हैं हमारे पास में। तो 4 वेदों की मैं बात कर लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं 4 वेद कौन कौन से हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इन 4 वेदों में पहला वेद हमारा ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्व वेद, ठीक है, ये 4 वेद है। और ब्राह्मण ग्रंथ में अभी वर्तमान में हमारे पास में 7 ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर अभी मैं सिर्फ इनके बारे में इतना बता देता हूं कि ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ है जो वेदों की प्राचीनतम गद्य जो है रचना है। यानी कि वेदों के मंत्रों का, ठीक है, व्याख्या समेत इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया है। तो वेदों को समझने का, मंत्रों को और वेदों के मंत्रों को, वेदों के जो हमको ऋचाओं को समझने का जो तरीका है वो ब्राह्मण में गद्य में बताया गया है। ये पद्य में लिखा होते हैं, अधिकतर ये पद्य में है, ठीक है। तो इनकी गद्य संरचना क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ताकि समझ में आ सके। अब अरण्यक जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ का, यानी हम कह सकते हैं परिशिष्ट जो है भाग है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ में जो चीजें हैं उसका आगे और जो है एक्सप्लेनेशन वो हमको अरण्यक में मिलता है। अरण्यक का मतलब होता है जंगल में। यानी कि मैं आपको बताऊं कि अगर अरण्यक की बात करें तो अरण्यक का मतलब होता है, ठीक है, अरण्यक का मतलब है, आरण्यक या अरण्यक एक ही बात है, ठीक है। तो आरण्यक का मतलब होता है, आरण्यक का मतलब होता है जंगल। तो जंगल में बैठकर जो ज्ञान दिया गया था शिष्य के, यानी कि गुरु के द्वारा शिष्य को जंगल में जो ज्ञान दिया गया उसको हमने कह दिया अरण्यक ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं ये रहस्यवादी ग्रंथ होते हैं। इसमें रहस्यों के बारे में, ब्रह्मांड के अलग अलग रहस्यों के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये एक रहस्यवादी ग्रंथ है, ठीक है, रहस्यवादी ग्रंथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब इनकी बात की कि ये एक रहस्यवादी ग्रंथ है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है कि पास में समीप बैठाकर, ठीक है, गुरु शिष्य को समीप बैठाकर जो ज्ञान देता है उसको, ऐसे ज्ञान जो शिष्य को समीप बैठाकर दिया गया वो उपनिषद ग्रंथ में आता है, उसको ही उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज्ञान जो शिष्य को समीप बैठाकर दिया गया। अब ये उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है भारतीय, हम कह सकते हैं कि इसमें शुद्धतम ज्ञान पर बल दिया गया है। तो ये तत्व मीमांस की बात करता है भारत के, यानी कि
यानी कि पहला ऐसा ग्रंथ है, उपनिषद ऐसे ग्रंथ है जो दार्शनिक बातों का जो है इसमें विवरण या उल्लेख मिलता है। तो दार्शनिक उल्लेख यहाँ पर मिलता है, दार्शनिक उल्लेख, ठीक है। शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर जो है बल दिया गया है, तो ज्ञान पक्ष पर शुद्धतम इस पर बल दिया गया है, ठीक है। और ये भारत के दर्शन शास्त्र का, यानी कि ये दर्शन शास्त्र का एक तरह का पिता कहलाता है। बहुत गूढ़ बातें, ठीक है, यानी कि तत्व मीमांसा के बारे में अगर मैं ये बात कहूँ कि इस जो अरण्यक का जो रहस्य है उसको और ज़्यादा विस्तारित करके कहीं बताया गया है, और ज़्यादा अंदर गहराई में उतर कर जो बताया गया है, जो पृथ्वी का जो तत्व है, आधारभूत ब्रह्मांड का जो आधारभूत तत्व है, कि जो ईश्वरीय तत्व, जो ब्रह्मांड का जो ईश्वरीय तत्व, जो पूरा आधार इस ब्रह्मांड का है, उसके बारे में जो है बहुत गहन चर्चा हुई है। एक दर्शन के बारे में चर्चा होती है यहाँ पर। तो ये हम कह सकते हैं शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल देता है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने क्या बात की। तो हमने ये कहा कि ऋग्वेदिक साहित्य के स्रोत क्या है। तो ऋग्वेदिक साहित्य के स्रोत जो है, वैदिक साहित्य के स्रोत जो है ऋग्वेदिक स्रोत है और उत्तर ऋग्वेदिक स्रोत है, ठीक है। वैदिक स्रोत में हमारे पास में ये चार चीजें होती है, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या हमारे पास में 108 है। ब्राह्मण ग्रंथ हमारे पास वर्तमान में 7 है, ठीक है। तो वेद में 4 प्रकार के वेद हमने देखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। उत्तर ऋग्वेदिक स्रोत वेदांग जो है, अब आते हैं हम वेदांग पर, मैं इनके बारे में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक मोटा मोटा जो है समझ जो आपको आ जाए, इस प्रकार से मैं इसका वर्णन कर रहा हूं कि वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए, यानी कि वेदों के ये अंग हैं। जैसे मान लीजिए वेद एक मानव है, ठीक है। तो वेद एक मानव है और वेद के मानव होगा तो उसके सर भी होगी, नाक भी होगा, उसके हाथ भी होगी, उसका जो है हृदय भी होगा, उसके पांव भी होंगे, ठीक है। तो वेदों के अंग को वेदांग कहा गया है। तो वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, ठीक है। तो वेदांग बहुत बाद में लिखे गए, वेदों का तो संकलन हुआ क्योंकि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे थे, पर वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए लिखे गए, ठीक है। तो ये इसके अंग है, वेदों के अंग है। तो इनको समझने से हम वेद रूपी जो हम कह सकते हैं इंसान को समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये है वेदांग। वेदांग में हमने देखा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इधर हम उपवेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद में औषधियों, धनुर्वेद योद्धा, गंधर्ववेद गायन से संबंधित, शिल्पवेद मूर्ति और शिल्प से संबंधित चीजें इसमें आती है। अब देखो दोस्तों कि इन 3 वेदों को, ठीक है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। तो इसमें यज्ञ और यज्ञ संबंधी विवेचना का वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी कि लौकिक बातों का यहाँ पर कोई भी वर्णन नहीं है। ये यानी कि इह लौकिकवाद, इस लोक में पृथ्वी लोक की बात का यहाँ कोई वर्णन नहीं मिलता है। ये जो है परलौकिक बातें का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये वेद त्रयी है। अथर्ववेद जो है, इसको बहुत बाद में जो है वेद का दर्जा मिला। अथर्ववेद में जो है यानी कि इसमें लौकिक बातों का वर्णन मिलता है। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वेद त्रयी कौन सा नहीं है, तो वेद त्रयी अथर्ववेद नहीं है। या वेद त्रयी इनमें से किन को बोला जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? वेद त्रयी इनमें से हम कह सकते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानने के स्रोत हैं हमारे पास में
ठीक है। पुराणों की संख्या 108 है, ठीक है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 108, ठीक है। पुराण और भी बाद में लिखे गए, तो 108 पुराणों की संख्या हमारे पास में 18 है। तो ये कुछ चीज़ें जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे आपने कई बार, आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आपने फाइट किया है और इससे पहले आपने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं, आई होप आप सब ने दिए हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, तो अगर आपसे पूछ ले उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। इस तरह से हमने देखा आज के इस लेक्चर में हमने अब तक यहाँ तक जो है बातें पढ़ी, ठीक है। अब जो है यानी कि वैदिक काल जो है वो कौन सा समय जो है, किस समय को वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है, कहाँ से कहाँ तक का समय वैदिक सभ्यता का समय है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं वैदिक सभ्यता मानी जाती है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। अगर आपको कोई दिक्कत है ईसा पूर्व में और ईसवी शताब्दी में, तो मेरे पीछे वाला लेक्चर जाकर देखना, वहाँ पर मैंने आपको सब बताया है कि ईसा पूर्व और ईसवी शताब्दी में क्या अंतर होता है, किस तरह से हम पीछे आते हैं, किस तरह से हमने इतिहास में किसी एक चीज़ को जीरो माना है, वो सारा मेरा एक पूरा लेक्चर है उस पर, ठीक है। तो उस लेक्चर में आप पीछे वाले लेक्चर में जाकर वो देख सकते हो, तभी यहाँ आपको समझ आएगी, नहीं तो किसी प्रकार की समझ यहाँ पर डेवलप नहीं होगी। बीच में से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो अधूरे ज्ञान से अच्छा है कि ज्ञान हो ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और हमारा एक ही लक्ष्य है, आप तक जो है सारी बात एग्ज़ाम उपयोगी पहुँचाना, ताकि आपके एग्ज़ाम में आप स्कोर जो है बना सको, जीके के पार्ट में स्कोर आप जो बना सकते हो, ठीक है। यही हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए थोड़ा योगदान आपका रहेगा कि हमारा योगदान ये है हम आप तक अपनी बात पहुंचाएं, और आपका योगदान ये है कि सारी चीज़ों को, सारे लेक्चर को आप जो है पीछे से स्टार्ट करो, ताकि आपके कंसेप्चुअल डेवलपिंग कंसेप्ट बनेंगे, आपकी नींव पक्की होगी। नहीं तो आप क्या रटन विद्या में आ जाओगे, और रटने वाली चीज़ें 2 दिन चलती है, तीसरे दिन भूल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता। जब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल, ये 2 भागों में इनको बांटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर ऋग्वैदिक काल जो है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि 1000 ईसा पूर्व में, ये ध्यान देने योग्य बात है, अपने आंखों को खोल के रखना, ठीक है, ताकि कुछ चीज़ें मिस नहीं हो जाए। तो आंखें, जो आदमी जितना अटेंटिव रहता है, देखो जीवन में जितने अच्छे ऑब्जर्वर बनते हो आप, ठीक है, ऑब्जर्वर यानी कि आप जितना अच्छी चीज़ों को देख पाते हो आसपास की, उनसे आप बहुत सारी चीज़ें जो है ग्रहण करते हो, उससे बहुत सीखने को मिलता है। तो हमेशा आदमी को सावधान चौकन्ना रहना चाहिए कि चल क्या रहा है आसपास में, ठीक है। तो हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए, ठीक है, चौकन्ना रहे। तो अतरंजी खेड़ा में 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा एक नामक स्थान है, अतरंजी
अतरंजी खेड़ा, ये यूपी के एटा जिले में है। एटा जिला का यूपी। यहां पर भारत में लोहे के साक्ष्य मिले प्रथम बार, लोहे के साक्ष्य, ठीक है। तो लोहे के साक्ष्य यहां पर भारत में मिलते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि दोस्तों ऋग्वेदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की ही रचना होती है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में सिर्फ हमारा जो एक वेद है ऋग्वेद, उसका ही संकलन होता है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, इसलिए इसको ऋग्वेदिक काल बोला गया है। क्यों बोला गया है, मैंने आपको बताया। अब ये जो लोग थे, ठीक है, ये लोग, मैं आपको बताऊं कि ये लोग लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, ठीक है। कौन से ज्ञान से अनभिज्ञ थे, लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे। आप देख रहे हो भारत में 1000 ईसा पूर्व तक लोहे के साक्ष्य प्रथम बार देखने को मिलता है। अतरंजी खेड़ा, एटा जिला, यूपी के एटा जिला में है ये, यहाँ से प्रथम बार लोहे के साक्ष्य देखने को मिले। तो कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे। तो ये लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, ठीक है। मैं आपको एक तुलनात्मक जो है, तुलनात्मक दृष्टि से आपको जो है चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में आप देख सकते हो कि ये लोग क्या हो गए, लोहे के ज्ञान से क्या हो गए, लोहे का ज्ञान था, ये अनभिज्ञ नहीं थे, तो लोहे का ज्ञान, इनको लोहे का ज्ञान था, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, इसको भारत में रचनात्मक काल बोला जाता है। ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है, इसको क्या बोला जाता है भारत में, रचनात्मक काल। कि यहाँ बहुत सारी चीज़ों का सृजन होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें बनती है, तो यहाँ सृजन होता है बहुत सारी चीज़ों का। तो सृजन होता है, तो इसको इसलिए क्या बोला, रचनात्मक काल। अगर आप 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की बात करोगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक की बात करते हो, तो भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। उसकी भी हम बात करेंगे आगे। तो ये परिवर्तन का काल माना जाता है। क्या माना जाता है, परिवर्तन का काल, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है परिवर्तन का काल, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ जैसे आर्य भारत में आए, तो ऐसे तो नहीं है कि आर्य जो है भारत में आते ही जो है कि बीमारी की तरफ फैल गई, नहीं। ये भारत में आए तो कुछ जगह तक ही सीमित रहे। जब बाहर से ये आए तो कुछ जगह तक ये सीमित रहे, तो ये सप्त सैंधव प्रदेश तक सीमित रहे। तो यानी कि हम कह सकते हैं अफगानिस्तान और पंजाब और सिंध की एरिया तक, अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक की एरिया तक ये रहे। ये 7 नदियों यहाँ चलती है, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, सरस्वती, सिंधु, ठीक है। इस तरह की 7 नदियाँ यहाँ पर बहती थी। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश तक आकर रुक गए थे, इससे नीचे नहीं आए थे। तो यहाँ आर्य कहाँ तक रहे थे, सप्त सैंधव प्रदेश तक रहे, सैंधव प्रदेश, ठीक है। और सप्त सैंधव प्रदेश तक रहे। तो आगे आप देखोगे 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, तो ये नीचे की तरफ आने लगे, पंजाब से नीचे उतरकर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में आ गए। तो कहने का मतलब है ये गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में आकर बस गए थे और नीचे की तरफ इंडिया में आ गए। तो गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में आ गए। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो ऋग्वेदिक जो लोग थे, ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे, उनका जो मुख्य व्यवसाय था, वो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था, व्यवसाय
वो क्या था? पशुपालन। और इनका जो मुख्य व्यवसाय था, अगर हम उत्तर ऋग्वैदिक काल के लोगों की बात करें तो उत्तर ऋग्वैदिक कालों के लोग का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि हो जाती है। पशुपालन ने होकर क्या हो जाता है? कृषि। ठीक है, मुख्य व्यवसाय कृषि। ठीक है, अब यहां देखिए कि दोस्तों कि यहां जो राजा का पद होता था, ठीक है, कबीले होते थे, कबीलों में एक राजा हो जाता था। अब कबीले में राजा किसको बनाते थे? जो कबीलों की रक्षा करते थे। ठीक है, तो जो कबीलों की रक्षा कर लेते थे, ठीक है, एक कबीला जो होता था उसको जो रक्षा करने में उसके गोधन को उसकी भाई गोधन ही इनकी संपत्ति होती थी। ठीक है, तो पशुपालन आप देख रहे हो, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, तो पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, तो कहने का मतलब गोधन जो है इनका क्या होता था? संपत्ति होती थी, पशु इनकी संपत्ति होती थी। और इस संपत्ति की जो रक्षा कर देते हैं, बाहुबली जो होता था उसको ये कबीले का राजा बना देते थे। ठीक है, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता था, आर्य अनार्यों में लड़ाई होती, आर्य आर्य में लड़ाई होती थी। ठीक है, इनकी कबीलों में लड़ाई होती थी। तो कहने का मतलब है यहाँ राजा का पद वंशानुगत नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं बाहुबली हूँ तो मुझे बाहुबली घोषित कर दिया गया। अब मेरा मान लीजिए कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन बाहुबली नहीं है, किसी और की बाहुबली हो गई, तो उसको राजा बना दिया जाता था। तो राजा का पद क्या नहीं था? वंशानुगत नहीं था। तो यहाँ जो राजा का पद होता था वो वंशानुगत नहीं था। तो राजा का पद वंशानुगत नहीं। ठीक है, और इधर हम बात करते हैं कि इधर आते आते चीज़ें थोड़ी सेटल हो गई, चीज़ें थोड़ी हम कह सकते हैं कि कृषि कार्य होने लग गए। ठीक है, तो यहाँ राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। तो राजा का पद वंशानुगत, राजा का पद वंशानुगत। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे कि या महिलाओं को उपनयन संस्कार की अनुमति थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, उत्तर ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता था। तो उपनयन संस्कार हम किसे कहते हैं? ठीक है, जब हम संस्कारों की बात करेंगे तो बात करेंगे, आपके कोर्स में है संस्कार। तो उपनयन संस्कार यानी कि वो संस्कार जिसमें हम कह सकते हैं कि जनेऊ जो है बाएं कंधे पर पहनाई जाती, ऊपर से लेकर दाएं कंधे के नीचे से जनेऊ धारण करने को उपनयन संस्कार बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद में विद्या आरंभ होती थी। ऐसा माना जाता है कि विद्या आरंभ का काल उसके बाद माना जाता है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार यहाँ पर महिलाओं को भी था। ठीक है, कहाँ पर? ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार, महिलाओं का उपनयन संस्कार उपनयन संस्कार, और यहाँ पर महिलाओं का उपनयन संस्कार वर्जित। तो यहाँ उपनयन संस्कार वर्जित, महिलाओं के लिए कोई उपनयन संस्कार नहीं था, वर्जित। यहाँ सिर्फ पुरुषों के लिए रह जाता है, महिलाओं के लिए नहीं रहता है। तो समाज में आते आते यानी संकुचित सोच समाज की होने लग जाती है। यहाँ देखने को मिलता है समाज थोड़ा संकुचित हो गया। इतना जो है हम कह सकते हैं समाज में व्यापक दृष्टिकोण नहीं रहा, समाज का दृष्टिकोण संकुचित होना स्टार्ट हो जाता है, या शुरुआत यहाँ उत्तर ऋग्वैदिक काल से हो जाती है। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि इसका मोटा मोटा कंपैरिजन हमने जो कहा कि वैदिक सभ्यता जो थी वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक को वैदिक सभ्यता का काल माना जाए। अब इस वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को हमने 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना। तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हमने क्या माना?
ऋग्वेदिक काल माना, उत्तर ऋग्वेदिक काल को हमने 100 से 600 ईसा पूर्व तक माना। भारत में लोहे के साक्ष्य आपको मैंने बताया कि ये अतरंजी खेड़ा, एटा जिला, यूपी से, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि ऑब्वियसली ये लोग जो है लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, इनको लोहे का ज्ञान था। ये रचनात्मक काल माना जाता है। ये भारत में क्या माना जाता है? परिवर्तन का काल माना जाता है। ये सप्त सिंधु प्रदेश, आर्य जब भारत में आए तो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर रुक गए थे, और ये गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में उत्तर ऋग्वेदिक काल में नीचे की तरफ, ठीक है। और मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, ठीक है। अब हम बात करें कि राजा का पद यहाँ वंशानुगत नहीं था, ठीक है। तो यहाँ राजा का पद क्या होता है? वंशानुगत हो जाता है। और इधर हम बात करें कि महिलाओं का उपनयन संस्कार था, तो यहाँ उपनयन संस्कार वर्जित था महिलाओं के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आज के इस लेक्चर में बात की कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, और इसको लेकर क्या मत प्रचलित थे आर्यों को लेकर, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की कि वैदिक साहित्य के स्रोत कौन कौन से हैं। उसमें हमने उत्तर वैदिक साहित्य और जो है वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा, और वैदिक साहित्य में हमने जो है 4 चीज़ों का वर्णन किया, और यहाँ तक की बात हमने कर ली है, ठीक है। आगे की और हमने ऋग्वेदिक काल और उत्तर ऋग्वेदिक काल की तुलनात्मक दृष्टि से भी अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू।